हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज पॉलिटिकल साइंस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम अरस्तु के संक्षिप्त जीवन परिचय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑन द टॉपिक, आई वुड लाइक टू से यू दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स for the sake of knowledge, because knowledge is power, knowledge is virtue and knowledge is strength, and ideas of knowledge rules all over the world. Students, अरस्तु के संक्षिप्त जीवन परिचय के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो सहज विदित होगा कि यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। वह यूनान के अमर गुरु शिष्य परंपरा का तृतीय सोपान था। यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की तरह अरस्तु में खिल गया। गुरु शिष्यों की इतनी महान 3 पीढ़ियां विश्व इतिहास में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती हैं। सुकरात महान के आदर्शवादी तथा कवित्वमय शिष्य, प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य एरिस्टोटल बहुमुखी प्रतिभा से युक्त था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के स्टजरा नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस के लगभग 200 मील दूर उत्तर में है। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर के पितामह एमंटस के मित्र और चिकित्सक थे। ऐसा लगता है कि स्वयं अरस्तु भी बाद में एस्किलपेड्स के प्रसिद्ध चिकित्सक समाज का सदस्य बन गया। नियति या भाग्य ने उसे कुछ इस तरह से पाला कि अस्पताली वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ और इस तरह उसके मस्तिष्क को वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने का अभ्यास हो गया, जिसके लिए उसे हर तरह का अवसर और प्रोत्साहन दिया गया। अरस्तु की युवावस्था के संदर्भ में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार उसने विद्रोही जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति पानी की तरह बहा दी और फिर पैसा न रहने पर सेना में भर्ती हो गया। और इससे भी अच्छी कहानी यह प्रचलित है कि वह 18 वर्ष की आयु में एथेंस चला गया और वहां पहुंचते ही उसे महान गुरु का संरक्षण प्राप्त हो गया। किंतु इस कथा में भी इस बात का पर्याप्त संकेत है कि उसकी जवानी लापरवाही में तथा अस्त व्यस्त जीवन में बीती। हम दोनों कथाओं पर यदि अपना ध्यान संकेंद्रित करें तो हमें विदित होगा कि हमारा यह दार्शनिक अपने जीवन में इधर उधर जीवन के और नियति के अनेक थपेड़ों को खाता हुआ, उतार चढ़ावों को झेलता हुआ अंत में प्लेटो के विद्या मंदिर के शांत कुंजों में आकर आश्रय ग्रहण करके विद्या अध्ययन करने लगा। प्लेटो की देखरेख में 8 या 20 वर्ष तक उसने विद्या अध्ययन किया और वास्तव में अरस्तु की विचारधाराओं में, यहाँ तक कि अधिकांश प्लेटो विरोधी विचारधाराओं में भी प्लेटो के सिद्धांतों की व्यापकता बतलाती है कि विद्या अध्ययन की यह अवधि कितनी उसके लिए उपयुक्त रही होगी तथा एक दार्शनिक प्लेटो ने अपने शिष्य अरस्तु को किस तरह से पल्लवित, पुष्पित और परिमार्जित किया। प्लेटो ने अपने इस विचित्र नए शिष्य की महानता को पहचान लिया था, जो उत्तरी प्रदेश के ऐसे भाग से आया था जिसे उस समय असभ्य समझा जाता था। प्लेटो ने उसे एक बार अपने विद्या मंदिर का नौज या बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था। किंतु अरस्तु के मन में प्लेटो के संदर्भ में और या प्लेटो के प्रति उनके मन में मतभेद था। ऐसा अरस्तु मानते थे, इसलिए अरस्तु ने ऐसा समझा तथा कहने लगे कि प्लेटो की मृत्यु के साथ ही पांडित्य का अंत नहीं हो जाएगा। दूसरी ओर प्लेटो का अपने इस शिष्य के संबंध में यह कथन था कि अरस्तु प्लेटो के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। तो इस तरह की गुरु शिष्य के मध्य मतभेदों का संदर्भ भी देखने को मिलता है। एरिस्टोटल के संदर्भ में कुछ जीवनी लेखकों ने यहाँ तक कहा कि अरस्तु ने आइसोक्रेट्स विचारकों की प्रतिद्वंद्विता में एक विद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ व्याख्यान देने की कला सिखाई जाती थी। यह भी कहा जाता है कि इस विद्यालय में हर्मियास नामक एक धनी शिष्य था, जो बाद में एटारनास के नगर राज्य का स्वेच्छाचारी शासक बन गया। हर्मियास ने इस उच्च पद पर पहुंचने में अरस्तु
को अपने दरबार में आमंत्रित किया, पहुंचने के कारण अरस्तु को अपने दरबार में आमंत्रित किया तथा अपने गुरु की कृपा के बदले अपनी बहन या भतीजे की शादी एरिस्टोटल से कर दी। कोई भी इसे एक यूनानी भेंट के रूप में स्वीकार कर सकता है, किंतु इतिहासकारों ने हमें यह विश्वास दिलाया कि प्रतिभा संपन्न होते हुए भी अरस्तु का जीवन अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही सुखमय रहा और उसने अपने वसीयतनामे में अपनी पत्नी के संदर्भ में बड़े ही प्रेमपूर्ण उद्गार प्रकट किए। लगभग एक वर्ष पश्चात मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का कार्य सौंपने के लिए पेल्ला के दरबार में बुला लिया। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे इस दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्धि कितनी फैल चुकी थी या वह कितना यशस्वी हो चुका था। तत्कालीन सबसे महान राजा ने सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज में अरस्तु को चुना, जिसे विश्व के भावी शासक का यानी सिकंदर का शिक्षक बनना था। जब अरस्तु अपना गुरु बनाया तब वे जीवन की अनेक झंझावतों से गुजर रहे थे। कुछ यही संदर्भ यहाँ भी पुनः घटित हुआ कि जब अरस्तु सिकंदर को शिक्षा देने आया तब सिकंदर 13 वर्ष का उद्दंड युवक था जो बहुत ही क्रोधी, हठीला और मदमस्त था। उसे ऐसे घोड़े पालने का शौक था जिन्हें वश में करना या नियंत्रण में करना मनुष्यों के लिए कठिन हो। इस बाल ज्वालामुखी की लपटों को शीतल करने में इस दार्शनिक का विशेष हाथ नहीं रहा या यह दार्शनिक विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका। प्लूटार्क नाम के लेखक का कहना है कि सिकंदर का अरस्तु के प्रति उतना ही प्रेम और उतनी ही श्रद्धा थी जितनी कि अपने पिता के प्रति थी। उसका कहना था कि यदि उसने अपने पिता से जीवन पाया है तो गुरु से जीवन की कला सीखी है। सिकंदर ने अपने एक पत्र में अरस्तु को लिखा कि मैंने अपने को शक्ति और साम्राज्य बढ़ाने की कला की अपेक्षा इस ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ बना लिया है स्वयं को कि अच्छाई क्या है और अच्छाई का क्या अस्तित्व है, अर्थात अच्छाई का अस्तित्व क्यों होता है। इन संदर्भों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि अरस्तु और सिकंदर के मध्य गुरु शिष्य के कैसे संबंध थे। इस संदर्भ में एथिनास के द्वारा बताई गई एक और कथा प्रचलित है कि सिकंदर ने अरस्तु को भौतिक तथा प्राणी विद्या संबंधी सामान खरीदने और अनुसंधान करने के लिए 800 यूनानी गिन्नियां दी थी, जिनका आधुनिक मूल्य $40 लाख होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अरस्तु के सुझाव पर ही सिकंदर ने नील नदी का उद्गम जानने तथा समय समय पर उसमें बाढ़ आ जाने का कारण खोजने के लिए एक दल भेजा था, जिस पर काफी धन व्यय किया गया था। अरस्तु के लिए 158 राजनीतिक संविधानों की रूपरेखा तैयार करने हेतु या विधि संग्रह का लेखा जोखा रखने के लिए सिकंदर के द्वारा सहायता प्राप्त हुई होगी। अरस्तु के जीवन की अगर अवसान वेला के संदर्भ में चर्चा करें तो अरस्तु के जीवन की अवसान वेला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं कष्टमय बीती। एक और उसने सिकंदर से दुश्मनी मोल ले ली थी। समय के साथ इस तरह की परिस्थितियां सामने आई कि अरस्तु और सिकंदर के संबंध बिगड़ गए तथा वहाँ के लोग और वहाँ की प्रजा अरस्तु को भला बुरा कहने लगी तथा अरस्तु की विरोधी बन गई। इसका परिणाम यह हुआ कि प्लेटो की अकादमी के उत्तराधिकारी तथा जन समूह जो डेमोस्थिनीज की तीखी वाक्पटुता से प्रभावित थे षड्यंत्र रचने लगे और अरस्तु को देश निकाला देने या मृत्युदंड देने की मांग करने लगे। इसी दौरान कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि एक दिन अचानक 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई। एथेंस वासी देश प्रेम के आनंद में पागल हो गए और मैसिडोनियन दल का तख्ता पलट कर दिया गया और एथेंस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। सिकंदर का उत्तराधिकारी तथा घनिष्ठ मित्र एंटिपीटर विद्रोही नगर पर चढ़ गया और मैसिडोनियन दल के अधिकांश लोग भाग गए। यूरिडेन नामक एक प्रमुख पुरोहित ने अरस्तु के विरुद्ध अभियोग पत्र रखा और इस अभियोग पत्र में उसने आरोप लगाया कि प्रार्थना और बलि को व्यर्थ कहने की बात अरस्तु के द्वारा कही गई है, जो गलत है। अरस्तु ने देखा कि जब सभी लोग, सारा जन समूह, सारे न्यायाधीश और वहाँ के लोग उसके विरोधी बन गए हैं जिन्होंने सुकरात की हत्या की थी, अतः उसने बुद्धिमानी की और यह कहकर नगर छोड़ दिया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार
पाप करने का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर यह दार्शनिक एकदम निराश होकर एथेंस को छोड़कर चला गया और उसके कुछ समय पश्चात अरस्तु ने संसार का त्याग कर दिया। इस प्रकार यूनान का सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद उसका वैभव भी नष्ट हो गया। 1000 वर्ष तक यूरोप के मुख पर अंधकार की छाया फैलती रही। समस्त संसार दर्शन को पुनर्जीवित करने की प्रतीक्षा करने लगा। तो अरस्तु के संदर्भ में ये संक्षेप जीवन परिचय से मैंने आपको अवगत कराया आया है। आशा है कि आपका कंसेप्ट स्पष्ट हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।